किसान, बदलते भारत की शान। अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। अन्न हमारा जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवन दाता भी है। अब नकली बीज, नकली उर्वरक और नकली कीटनाशक बनाने वालों की खैर नहीं। दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई, निलंबित होगा कंपनियों का लाइसेंस। नया कानून बनाया जा रहा है किसान भाइयों, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसमें ऐसे किसी बेईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। नकली इनपुट पर क्या कहता है कानून? किसान कहां पर कर सकते हैं शिकायत? इस बार कृषि चौपाल में उठेगा यही मुद्दा, जब किसानों के साथ सजेगी कृषि मंत्री की चौपाल। 13 सितंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए कुछ खबरें देख लेते हैं विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिले के गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया। कृषि मंत्री ने पानी से भरे खेतों में उतरकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री को फसलों के भारी नुकसान की जानकारी दी, जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि किसान भाई बहन चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। केंद्रीय कृषि मंत्री के अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय मंत्री से हवाई अड्डे पर भेंट की और उन्हें बाढ़ से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। वे अन्य पदाधिकारियों ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री को बाढ़ की गंभीर स्थिति के बारे में बताया। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। जल प्रलय के कारण फसलें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1400 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं। 26 अगस्त से यहां खेतों में पानी भरा हुआ है। रावी का पानी खेतों में बह रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब में स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 2 उच्च स्तरीय टीमें भेजी हैं, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, ऊर्जा, वित्त और जल शक्ति मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगी। संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेंगी। और जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए गए हैं। 2 दिन की बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के साथ ही स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सामानों पर जीएसटी दर में कमी की गई है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के तहत क्या बदलाव हुए हैं और इनसे देश के करोड़ों लोगों को कैसे फायदा होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स
भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी 2.0 के तहत स्लैब चेंज से लेकर टैक्स रेट कट का प्री दिवाली गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिल गया है और इसका लाभ देश के आम लोगों को नवरात्रि से पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस बदलाव से जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े पर भी असर दिखेगा। वहीं इस पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कटौती की वजह से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही आने वाले त्योहारी सीजन में जीएसटी में कमी का फायदा हर वर्ग, खासतौर पर गरीबों और किसानों को मिलेगा। एक पूरा जो ओवरऑल किया गया है जीएसटी के पूरे सिस्टम को, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, देश में लगभग सभी रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी। खाने पीने के पदार्थ, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, आप जो चीज़, घड़ियाँ, जो चीज़ देखें, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती देने का काम इस जीएसटी 2.0 में किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग जगत ने जीएसटी में कटौती का फायदा स्वदेशी निर्माण को बढ़ावे के साथ महंगाई में भी कमी होने की संभावना बताई। आज 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निकल पड़े हैं कि स्वदेशी सामान रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो, लोगों को
एक आकर्षण है कि भारत में बने हुई वस्तु अच्छी क्वालिटी की आजकल मिलती है और सही किफ़ायती दामों पे जब मिलेंगी इस जीएसटी कटौती के बाद, पहले दिन नवरात्रि के 22 सितंबर से ही लागू हो जाएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के उपभोक्ताओं की उत्सुकता बढ़ेगी और साथ ही साथ निवेश के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी साथ में बढ़ेगा। केंद्र सरकार त्योहारी सीजन में एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से अब प्याज और टमाटर को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्याज 24 रुपये प्रति किलो की दर से और टमाटर 30 रुपये प्रति किलो पर इन्हें बेचेगी, जिससे आम लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। ये सुविधा फिलहाल 4 बड़े शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मिलेगी और ज़रूरत के हिसाब से बाकी जगहों पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। त्योहार का समय आ रहा है, इसलिए हमने आज से फ्लैग ऑफ किया है नाफेड का और एनसीसीएफ का। जहाँ भी अपने आउटलेट्स है, अपने आउटलेट से भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, उसके साथ ही साथ मोबाइल वैन से भी करेंगे। वेयर पीपल आर बर्निंग देयर फिंगर्स बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस ऑफ द ऑनियन, देयर ओनली वी आर सेलिंग इट। देश की राजधानी दिल्ली में सरस आजीविका मेला आपके स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ हर राज्य की झलक तो दिखेगी ही, साथ ही पारंपरिक खाने की खुशबू, लोकगीत, नृत्य सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। ये मेला भारत की संस्कृति और ग्रामीण इलाकों में बने सामान का अनुभव भी कराएगा। दरअसल सरस आजीविका मेला ग्रामीण कारीगरों, स्वरोजगार केंद्रों और महिला स्वयं सहायता समूहों को अपना हुनर और उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच देता है। ये पहल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रही है। मेले में देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर और शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, सजावटी सामान से लेकर पारंपरिक खान पान तक सब कुछ मिलेगा। हर राज्य अपनी संस्कृति और पहचान को यहाँ लाकर पेश करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका द्वारा मिशन द्वारा जो ये आयोजित सरस मेला है, ये 5 सितंबर से 22 सितंबर तक है और शायद हम इसको अभी कुछ मंथ के एंड तक भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये पूरा महीना जो है ये सरस मेला यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी जो दीदियाँ हैं, जो हमारे जो स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं, वो 34 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों से आई हैं, भारत के दूर प्रदेश और कोनों से आई हैं और वो अपने जो उनके खुद के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के हों, चाहे वो हैंडलूम्स के हों, चाहे वो फूड आइटम्स हों, उनको वो यहाँ प्रदर्शित करेंगी और उसके बाद उनको सेल भी करेंगी। साथ ही साथ हमने एक इंडिया फूड कोर्ट की भी अरेंजमेंट किया है, जिसमें भारत के जितने भी लोकल क्विजीन्स हैं, अलग अलग राज्यों के जो क्विजीन्स हैं, वो भी हमारी दीदियाँ ही बनाएंगी, दीदियाँ ही पकाएंगी, दीदियाँ ही यहाँ पर देंगी उसमें, और उसमें हम उनको एक जो भारत की जो भीनी भीनी महक और खुशबू आती है, वो आप सबको यहाँ पर दिल्ली में महसूस होगी। इस मौके पर मेले में आई आजीविका दीदियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। 2009 साल पहले दिल्ली आया, वो मार्केटिंग संघ के माध्यम में डीसी से। उसके बाद हम लोग जो बनाया, देखा मार्केटिंग कैसे चला नहीं चला। हम लोग कांथा स्टिच का बिजनेस करती है। पहले हमने साड़ी में बनाते थी, तो साड़ी में बहुत कम लोग पहनती थी, बांधती है साड़ी। उसके बाद हमने सूट, दुपट्टा, कोई बैग में उसको हम बनाया है, तो हमारा सेल और ज़्यादा बढ़ गया। हमारा 12 महिलाओं का एक समूह है। पहले हम गांव में ही महिलाएं आपस में कार्य करती थी। अब जब हम ब्लॉक से जुड़े हैं, हमें बहुत विकास देखने को मिला है कि हमें पता चला कि हमारी क्या अहमियत है। तो आज हम इस मेले में भी आ चुके हैं। हमारी आजीविका बढ़ी है। हमें कम से कम साल की 20 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है। हम सारी महिलाएं आपस में मिल के कार्य करती हैं, जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांटती हैं। हमने पहली बार ग्रुप खोला था, तब हम बहुत खुश हुए थे। पहली बार ही खाता मेरा बैंक में पहली बार इस ग्रुप के माध्यम से खुला। पहले कोई खाता मेरा बैंक में नहीं था। 2016 में ये मेरा खाता बैंक में खुला था। 2016 के बाद जब धीरे धीरे हम अपने पैसों से लेन देन करने लगे, तो उसके बाद सरकार ने हमें 10,000 की RF की सहायता राशि प्रदान की। उस राशि से हमने अपना लेन देन किया आपस में, और उस पे हमने 1% का ब्याज रखा। उस ब्याज से हमने अपना लेना देना आगे और बढ़ाया।
और उससे हमारी राशि बढ़ती गई। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से ही विकास हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गाँवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं फाजिल्का में NDRF की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य अभियान चला रही हैं। अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। पंजाब के मौसम की बात की जाए तो राज्य में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ से 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के 1902 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तो पंजाब में इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है इस वक्त। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था कि कृषि मंत्री वहां पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बात की थी और आश्वासन दिया था कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को वहां जलमग्न कर दिया है और मौसम के सामान्य होने की वजह से आज उम्मीद बताई जा रही है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भुंतर के समीप पिपलागे में बशोना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है। तो राजधानी नई दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया। हालांकि ये सब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुँच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। और केरल में आज ओणम का त्यौहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय के इस विशेष त्यौहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आए थे। इस दौरान लोग घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। साथ ही विशेष तौर पर भोजन सद्धा बनाया जाता है। इस त्यौहार को खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए बनाया जाता है। आज के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश की मंडियों का भाव। सफेद सोने के नाम से जाना जाने वाले कपास, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। ये फसल किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग चलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक पैदावार में इसका योगदान लगभग 23% है। कपास न सिर्फ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि यह करोड़ों किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। निर्यात को देखें तो IBF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक
वित्त वर्ष 2024 में कपास निर्यात 6.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। वर्तमान समय में भारत में कपास की खेती लगभग 13.06 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जबकि विश्व स्तर पर यह क्षेत्रफल 33.1 मिलियन हेक्टेयर है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कपास की पैदावार में भारत की भूमिका कितनी अहम है। वहीं भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में होती है। इन राज्यों का देश की कुल कपास पैदावार में सबसे ज्यादा हिस्सा है। फिलहाल गुजरात की मंडियों में कपास की आवक बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवत मंडी में 3 सितंबर को कपास का भाव रहा 6,250 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 सितंबर को कपास 6,000 रुपए पर बिका। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ बीते बुधवार को कपास का भाव रहा 7,600 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 120 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,720 रुपए। जबकि सावरकुंडला मंडी में कपास के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 सितंबर को कपास का भाव था 7,625 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 125 रुपए नरम होकर 7,500 रुपए पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर, जैसे केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। अमरूद के हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 3 सितंबर को गुजरात की गोंडल मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,250 रुपए। 4 सितंबर को इसके भाव में 750 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अमरूद के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 सितंबर को अमरूद 3,000 रुपए पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान अमरूद के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 सितंबर को अमरूद का भाव रहा 6,500 रुपए। 4 सितंबर को इसके सौदे 1,000 रुपए नरम होकर 5,500 रुपए पर हुए। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों में किसान मूली की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में किसान बैंगन और मिर्च के नए पौधों का रोपण कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान उड़द के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के तटीय लवणीय इलाकों के किसान खीरा और पान के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश के किसान केले की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान, सोयाबीन, रागी, मक्का और केले के बागों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के किसान झूठ को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान झूठ की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम के किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई का काम भी कर लें। असम में ही किसान गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। मेघालय में किसान अदरक और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहाँ पर किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें।
मिजोरम के किसान बाजरा की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। मिजोरम में ही किसान धान के खेतों में जल स्तर 4 से 6 सेंटीमीटर तक बनाए रखें ताकि पैदावार अच्छी हो। वहीं मणिपुर के किसान मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और बाजरा की पकी फसलों की कटाई कर लें। त्रिपुरा में किसान ऑस्ट्रेलियाई धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। त्रिपुरा में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किए वितरित। शिक्षा को बताया व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए आवश्यक। अजमेर में बड़ा हादसा टला। बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों में घुसा पानी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही खाली करा ली थी सैकड़ों घर। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। अखाड़ा बाजार में मलबे में मिले मानव अवशेष। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से 50 श्रद्धालु भरमौर से सुरक्षित लाए गए चंबा। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे अपनी पत्नी के साथ भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसका आयोजन मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर मदर टेरेसा के सामाजिक कार्यों और मानवता के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाता है। और आइए अब हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिले के गांवों में जाकर किसानों से किया संवाद। नई दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना हुआ शुरू। पंजाब के 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सामानों और मत्स्य पालन सेक्टर पर जीएसटी दर की गई कमी। अधिकांश डेयरी उत्पाद या तो कर मुक्त या उन पर केवल 5% की दर होगी लागू। केरल में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है ये त्योहार। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।
हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।